Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from True IITians। बच्चों, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। आप क्लास 10th में हैं और आप हमसे गूगल मीट पर लाइव क्लास भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर कैलोरीमेट्री। हम लोग जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से बना होता है। आपने ये डायग्राम बहुत बार देखा होगा कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, जगह बहुत कम होती है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस में बिल्कुल दूर दूर होते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, मैटर में सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों में ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। यहाँ पे रैंडम मोशन ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, यहाँ पे भी ठीक ठाक रहता है। जैसे कि जब चाय बनती है तो आप देखते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या चाय के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे ऐसे होते जाते हैं। तो ये भी रैंडम मोशन में आ जाता है। चाय का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है इसलिए ऐसा होता है। लेकिन फिर भी टेम्परेचर अगर वाटर का कितना भी कम है, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर कितना भी कम है, उसमें फिर भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसी चलने की को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। क्योंकि वो कोई भी पार्टिकल मान लीजिए यहां है तो वो अपनी जगह छोड़कर कहीं और नहीं जाता, वो वहीं रहता है। लेकिन वहीं रहते हुए भी वो वाइब्रेशन ऐसे करता रहता है। इसमें क्या होता है, जगह छोड़ के इधर उधर जा सकता है, लेकिन जगह छोड़ के जाएगा भी जो सरफेस है उसके अंदर ही रहेगा। अगर उसके बाहर जाएगा तो वो इवेपोरेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। गैस में बढ़िया रहता है, गैस में पूरा यूनिवर्स उसका है, वो कहीं पे भी जा सकता है रैंडम मोशन करते हुए। तो इसी रैंडम मोशन या वाइब्रेशंस को हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा मॉलिक्यूल चल रहा है, किसकी वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग नोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, और जो ये चलता फिरता रहता है इसमें वेलोसिटी होती है, तो उसे नोट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़कर हम लोग उसे टोटल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन टोटल एनर्जी अगर पार्टिकल की हम लोग बोलते हैं तो उसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी। और सारे पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी को हम लोग एडअप कर दें तो उसी चीज को हम लोग हीट बोलते हैं। यानी कि अगर कोई मेटल सरफेस, दो मेटल सरफेस हैं, ये लाल रंग से है इसलिए ये गर्म होगा, और ये काले रंग से है इसलिए ठंडा है। सेम मेटल है, सेम मेटल है, ठीक है, या सेम मटेरियल है, जो भी कहते हैं आप। तो इसमें हीट ज्यादा है और इसमें हीट कम है। तो हीट ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें मोशन ज्यादा हो रहा है, इसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, इसमें वाइब्रेशंस ज्यादा है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ज्यादा हीट का ये मतलब हुआ। हीट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग अ बॉडी। इसका ये मतलब नहीं है कि हॉट बॉडी में ही इंटरनल एनर्जी होती है, कोल्ड बॉडी में इंटरनल एनर्जी नहीं होती है। हॉट बॉडी में ज्यादा इंटरनल एनर्जी होती है, कोल्ड बॉडी में कम इंटरनल एनर्जी होती है, अगर वो दोनों ही बॉडीज सेम साइजेस के हैं। तो जब भी कोई हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी आपस में कांटेक्ट पे आते हैं तो जो हॉट बॉडी है वहां से हीट ट्रांसफर होने लगती है कोल्ड बॉडी की तरफ। यानी कि हमेशा हीट ट्रांसफर होता है, कोई कोल्डनेस ट्रांसफर नहीं होता है। इसके जो वाइब्रेशंस हैं, इसके जो रैंडम मोशंस हैं, वो यहां से थोड़े थोड़े निकल के इसकी तरफ भी आने लगते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हॉट बॉडी बिकम्स कूलर and the cold body becomes hot, वार्मर। हॉट तो नहीं बोलेंगे लेकिन
वार्म बोलेंगे, मतलब अपने अपने लेवल पे ये टेम्परेचर अपना बढ़ाने लगता है, ये टेम्परेचर अपना कम करने लगता है। अब यही दो बॉडीज थोड़ी ना है, आसपास एनवायरनमेंट भी है, आसपास एयर भी है, तो इसकी हीट इधर की तरफ भी जाती है, तो इसकी इसलिए हॉट बॉडी की पूरी हीट कोल्ड बॉडी में नहीं आ पाती है, एनवायरनमेंट में जाने लगती है। हम इन दोनों हॉट और कोल्ड बॉडी को एक ऐसे चैम्बर में रखें कि कोई भी हीट लॉस ना हो, एक आइडियल चैम्बर हो जिसके बाहर हीट नहीं जा सकती। हॉट बॉडी की सारी हीट जाएगी तो कोल्ड बॉडी में ही जाएगी, तो इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। और इस तरह के हीट ट्रांसफर को, इस तरह के हीट मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है, वैसे आइडियली ऐसा कभी नहीं होता है कि हीट लॉस जीरो हो, लेकिन कैलोरीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, हीट लॉस को मिनिमाइज कर देते हैं। यूनिट्स ऑफ हीट, हीट और हीट एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इसलिए हीट एनर्जी या हीट की भी यूनिट जूल होती है। कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट, है ना। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और एक और यूनिट होती है बहुत पॉपुलर, वो होती है कैलोरी। कैलोरी और जूल का आपस में कन्वर्जन भी होता है। तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो कहते हैं 4.2 कैलोरी होती है। मैं बच्चों से पूछता हूं 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो भी कहते हैं 4.2 जूल होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये वाला गलत है और ये वाला सही है। कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है कि कैलोरी यूनिट जो होती है वो बड़ी होती है। कौन सी यूनिट बड़ी होती है? कैलोरी बड़ी होती है। तो इसलिए एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, एक जूल में 4.2 कैलोरी नहीं होती है। अगर कोई पूछे कि कितने एक जूल में कितने कैलोरी होती है, तो आप बोलेंगे 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, जूल छोटा होता है, कैलोरी बड़ी होती है। और कभी कभी आपको और ज्यादा एक्यूरेट करके बोल देगा, 4.18 जूल बोल देगा। तो दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काम आता रहेगा आपको। अच्छा, अब कैलोरी की ये वाली डेफिनेशन जो है वो पुरानी है, और नीचे जो मैंने बादल में रखी है वो थोड़ी सी नई है। पुरानी डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या थी कि ये कह रहे थे कि 1 ग्राम पानी ले लीजिए और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दीजिए। इस काम को करने में जितनी हीट एनर्जी लगेगी वो 1 कैलोरी होगी। तो जब और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो देखा गया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का भी मतलब अलग अलग है। अगर बॉडी ठंडी है, 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें हीट एनर्जी अलग लग रही थी। और अगर बॉडी गर्म है, यानी 87 से 88 डिग्री जा रहे हैं, तो उसमें हीट एनर्जी अलग लग रही थी। तो इसलिए ये 1 डिग्री ही थोड़ा डाउटफुल हो गया। तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू बताई गई कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टेम्परेचर रेंज में जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें जो हीट एनर्जी लगेगी, अगर 1 ग्राम पानी है तो उसको हम 1 कैलोरी बोलेंगे। तो 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 degree centigrade। और एक्यूरेट जाना चाहते हैं तो 1 कैलोरी 4.186 तक होती है। इसके आगे भी लिखते जा सकते हैं, आपकी बुक यहां तक एक्यूरेसी बता रही है, लेकिन हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा हम लोग पहले से जानते थे कि 1 किलो जूल होता है 10 to the power 3 जूल, 1 मेगा जूल होता है 10 to the power 6 जूल। उसी तरह 1 किलो कैलोरी होता है 10 to the power 3 कैलोरी, 1 मेगा कैलोरी होता है 10 to the power 6 कैलोरी। कैसे पढ़ते हैं इसको? मेगा कैलोरी। इसको कैसे पढ़ते हैं? किलो कैलोरी।
इसे कैसे पढ़ते हैं? किलो जूल। ये हो गया मेगा जूल। ठीक है, तो कभी भी के लगा हो तो के देता है 10 टू द पावर 3 का फैक्टर, कैपिटल एम लगा हो तो देता है 10 टू द पावर 9 का फैक्टर, जी लगा हो तो देता है ये हो गया 10 टू द पावर 6 और जी लगा हो तो 10 टू द पावर 9। ये हो गया किलो, मेगा और ये वाला होता है गीगा। जैसे कंप्यूटर में आपने सुना होगा गीगाबाइट, है ना, तो ये वो 10 टू द पावर 9 वाला होता है। टेम्परेचर, देखिए हम लोग हमेशा टेम्परेचर मेजर करते रहते हैं। जब भी बुखार होता है तो हम लोग थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपके शहर का डेली मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा रहता है। याद रखिएगा, जो आप अपना फीवर में या बुखार में टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है, और जो न्यूज़पेपर में आपके शहर का टेम्परेचर दिया रहता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो वो अलग अलग यूनिट्स हैं, बट दोनों मेजर टेम्परेचर ही करते हैं। अब टेम्परेचर में अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बॉडी हॉट है दूसरी बॉडी कोल्ड है। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ दोनों का साइज लगभग आसपास है। तो होता यह है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो होता है। तो हॉट बॉडी इज द सप्लायर ऑफ हीट एंड कोल्ड बॉडी इज द रिसीवर ऑफ हीट। तो जो भी सप्लायर ऑफ हीट होता है उसे माना जाता है कि वो हायर टेम्परेचर में है, जो भी रिसीवर ऑफ हीट होता है उसे माना जाता है ये लोअर टेम्परेचर में। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आप महसूस कर सकते हैं, जब आप कुएं का पानी लेते हैं या फिर हैंडपंप का पानी लेते हैं तो सर्दियों में हैंडपंप का पानी गर्म लगता है और गर्मियों में हैंडपंप का पानी ठंडा लगता है। तो उसका रीजन ये है कि आपका शरीर जो है वो पानी के टेम्परेचर को आसपास के टेम्परेचर से कंपेयर करता है। होता यह है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है उसका, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में जियोथर्मल एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा बाहर के टेम्परेचर से उस पर फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत अंदर होता है वो। तो सर्दियों में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तो ये पानी गर्म लगने लगता है, और गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तो यही पानी ठंडा लगने लगता है। तो बस वो कंपैरिजन की वजह से होता है। तो टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ये हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और यही बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट किस तरफ होगा। तो अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दोनों बॉडी वैसे के वैसे ही सेम टेम्परेचर में बने रह रहे हैं काफी देर तक, तो इसका मतलब बॉडीज जो हैं उनके बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको लगेगा कि ये तो मतलब क्या कह रहा है, हीट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ये कैसे हो सकता है? इस बात को अभी हम लोग समझते हैं। पहले एक और बात पढ़ लें। ऑन इम्पार्टिंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट डिफरेंट बॉडीज राइज टू डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब उतनी क्यू का मतलब हीट होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अलग अलग बॉडी को हम लोग उतनी ही हीट दें तो किसी में राइज इन टेम्परेचर 2 डिग्री होगा और किसी में राइज इन टेम्परेचर 5 डिग्री होगा। तो हीट लेने की जो बिहेवियर है वो अलग अलग बॉडीज का अलग अलग होता है। अच्छा, अब इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हीट एनर्जी और टेम्परेचर में डिफरेंस भी आपको यहां से समझ में आ जाएगा। अगर दो बॉडीज हैं, एक बहुत बड़ी बॉडी है और एक छोटा सा कॉइन है, ठीक है, ये जो छोटा सा कॉइन है ये बहुत गर्म है, ये रेड हॉट है, ठीक है, और ये जो बॉडी है ये काफी बड़ी है बट इसका टेम्परेचर है मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये रेड हॉट है तो इसका टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, मेटल अगर बिल्कुल चाकू को गर्म कर दें तो रेड हॉट हो जाता है, वैसे ही हमने इस कॉइन को, सिक्के को रेड हॉट कर दिया है। अगर ये बॉडी जो है वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज, तो भले इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसका जो हीट होगा वो ग्रेटर देन द कॉइन तब भी हो सकता है ना। हो सकता है इसके अंदर टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल हीट एनर्जी होगी, वो हो जाए 10 टू द पावर 6 जूल, और रेड हॉट कॉइन जो है उसके अंदर टोटल एनर्जी है 10 टू द पावर 4 जूल। समझे? ये छोटा सा है इसलिए इसमें टोटल एनर्जी कम है, ये बहुत बड़ा है इसलिए इसमें टोटल एनर्जी ज्यादा है, फिर भी इसका टेम्परेचर कम है। क्योंकि टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सारे मॉलिक्यूल्स का या सारे एटम्स का इंटरनल एनर्जी का सम। तो जब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बहुत ज्यादा है तो इसमें इंटरनल एनर्जी इस वाले से ज्यादा है। तो इसलिए अब इसी में मान लीजिए कि एक और हम लोग ले लें, इसका एक छोटा टुकड़ा ले लें, इसका छोटा टुकड़ा ले लिया हम लोगों ने, भाई इसको काट के अलग कर दिया तो वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया। उसका अगर हमने टोटल एनर्जी देखा तो वो 10 टू द पावर 6 जूल की जगह 10 टू द पावर 3 जूल ही हो गया, मान लो कुछ और हो गया, 100 जूल ही हो गया, 1000 जूल ही हो गया, जिस हिसाब से आप जितना छोटा टुकड़ा काट रहे हैं। तो याद रखिएगा वो ये भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 1000 जूल है, और ये भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 10 टू द पावर 6 जूल है। तो यानी कि साइज डिटरमाइन करता है कि उसमें कितनी हीट है, ये नहीं डिटरमाइन करता कि उसका टेम्परेचर कितना है तो आप उसमें हीट का जजमेंट कर पाए। हीट का जजमेंट साइज से होगा, टेम्परेचर से नहीं होगा। और फिर मटेरियल बिहेवियर भी होता है। कुछ मटेरियल है वो जल्दी जल्दी हीट लेते हैं, जैसे कि कंडक्टर, जैसे मेटल्स, और कुछ मटेरियल होते हैं वो हीट लेना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनको गर्म करने के लिए ज्यादा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती। इसी बात को आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत देर में गर्म होती हैं और बहुत देर में ठंडी होती हैं, उन्हें बोलते हैं कि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है। एग्जांपल इसका होता है वाटर। द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स: मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल। जैसे मैं साइज बता रहा था, तो ज्यादा साइज होगा तो ज्यादा मास भी होगा, ठीक है। और आप मटेरियल के लिए एक फैक्टर पढ़ेंगे सी, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस पढ़ेंगे, वो हो जाएगा डेल्टा टी, और मास हो जाएगा एम। तो आप क्या पढ़ेंगे? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैंने अभी बता दिया। और C क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम लोग जज करते हैं कि कौन सा मटेरियल है। हर मटेरियल की अपनी अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। जैसे हर मटेरियल की अपनी अलग डेंसिटी होती है, वैसे ही उस एक और फैक्टर होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कांस्टेंट होती है। चाहे आप कहीं का भी आयरन ले लें, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही होगी। चाहे आप आयरन का कितना बड़ा मास ले लें, कितना छोटा मास ले लें, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी होगी। बिल्कुल डेंसिटी की तरह है ये। डेंसिटी भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, उसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर की यूनिट्स पे आते हैं। देखिए सबसे कॉमन यूनिट जो होती है, जो आप सबसे ज्यादा सुनते हैं, वो होती है डिग्री सेंटीग्रेड। फिर एक और होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट है। कोई पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आप क्या बोलेंगे? केल्विन, ठीक है। और इसके बाद ये है फ़ारेनहाइट, इसकी स्पेलिंग भी बड़ी कठिन है। और ये है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। कुछ लोग डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं,
ठीक है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, इसको डिग्री केल्विन नहीं बोलते, उसको सिर्फ केल्विन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि सिटी का टेम्परेचर, मतलब जो मौसम विभाग वाले बताते हैं वो इसमें बताते हैं, इसमें फीवर मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, अब नहीं होता कि 100 अगर फीवर आ रहा है तो मतलब अगर बॉडी टेम्परेचर 100 है तो वो माना जाता है कि फीवर आ गया है बच्चे को। तो वो 100 क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, वो 100 फ़ारेनहाइट होता है। जी हाँ, ठीक है। और फिर केल्विन एसआई यूनिट है। केल्विन में हम लोग ज्यादा डील नहीं करते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्योंकि वो एसआई यूनिट है तो आपको फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी दोनों में केल्विन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा फील लेने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत अच्छे से आता है आपको। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका काम यह है कि आप कमेंट्स में बताएंगे कि ये तीनों वैल्यूज फ़ारेनहाइट में कितनी होती है, और मेहनत करके आप कमेंट्स में बताइए कि ये तीनों वैल्यूज केल्विन में क्या होती हैं। आपको कन्वर्जन फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड में हमें रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट में आने के लिए हमें फॉर्मूला होता है 9c/5 + 32। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग केल्विन में आना चाहते हैं, इसकी जरूरत तो आपको 10th क्लास में बहुत पड़ेगी, तो याद रखिएगा केल्विन = C + 273। बहुत आसान फॉर्मूला है कि जो भी डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें बस 273 ऐड कर दीजिए, तो केल्विन तो यार तुरंत ही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, और याद रखिएगा कि केल्विन की वैल्यू जो होती है ऑलवेज >= 0 होती है। केल्विन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू, तो आंसर होगा केल्विन। सो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, देखिए भाई, हीट इंटरनल एनर्जी से समझी जाती है। इंटरनल एनर्जी कहां से आती है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल से और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, दोनों का सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, रैंडम मोशन से हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो हर एक मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी का सम करा, हर एक मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी का सम किया, सबको ऐड कर दिया, तो हमें इंटरनल एनर्जी मिल गई। इसीलिए बहुत बड़ी बॉडी होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी वजह से उसकी हीट ज्यादा होगी। अब आ जाते हैं टेम्परेचर में। टेम्परेचर में तो बस ये बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट किस तरफ है। जो ठंडी होगी उसको हीट मिलेगी, जो गर्म होगी वो हीट देगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। अब उनकी हीट एनर्जी कुछ भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। अच्छा, एसआई यूनिट जूल होती है और ये केल्विन होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी है और ये टेम्परेचर है। ठीक है, और फिर डिपेंड्स ऑन मास, मटेरियल एंड टेम्परेचर। Q = mc∆T वाला फॉर्मूला, तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन ये केवल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड करता है, यानी थोड़ा रैंडम मोशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई बॉडी बहुत हॉट है तो इसका मतलब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेज से वाइब्रेशन कर रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर एक बहुत बड़ी बॉडी है, मान लो इतना बड़ा आयरन की बॉडी है, और उस पूरे आयरन की बॉडी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसको अगर काट देंगे तो इसका भी टेम्परेचर 200 होगा, इसका भी 200 होगा। लेकिन अगर ये उसी बॉडी का जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका एनर्जी उस समय 10,000 जूल है, तो अगर हम इसे काट देंगे तो इस छोटे वाले की एनर्जी 500 जूल होगी और इस बड़े वाले की एनर्जी
9500 जूल होगी। यानी कि काटने से एनर्जी का बंटवारा होता है, लेकिन काटने से टेम्परेचर का बंटवारा नहीं होता। एक और बात, इसे कैसे मेजर किया जाता है? हीट को मेजर करते हैं कैलोरी मीटर से। अभी आगे पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, ये तो चैप्टर का ही नाम है। और टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर दो बॉडी के में सेम हीट है तो वो अलग अलग टेम्परेचर में हो सकती हैं, क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल की होंगी। अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर में है तो उनकी हीट अलग अलग होगी। अभी वही लंबे वाले आयरन की बात देखिए, इसको काट दिया तो छोटा वाला भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड में और बड़ा वाला भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड में सेम टेम्परेचर है, लेकिन हीट लेवल अलग अलग है। और अगर टोटल हीट इन टू बॉडीज इज द सम ऑफ हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज, इस बात को समझते हैं। अगर मान लीजिए दो बॉडी ले ली तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्टेंट टेम्परेचर जो होता है वो कहीं बीच में होता है। मान लीजिए कि दो बॉडीज हैं, ये कैलोरीमेट्री के सवाल में भी ये चीज करेंगे हम लोग। एक बॉडी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड में और दूसरी बॉडी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि 110 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया और आंसर 55 हमेशा आएगा। वो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बॉडी ज्यादा बड़ी होगी तो रिजल्टेंट टेम्परेचर जो है वो 100 के आसपास आएगा, 95 आएगा, 98 आएगा। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बॉडी ज्यादा बड़ी होगी तो फिर इसका टेम्परेचर जो है वो रिजल्टेंट टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के आसपास आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा। तो कहीं इस रेंज के बीच में अपना रिजल्टेंट टेम्परेचर हो जाता है when two bodies at different temperatures are kept in contact and no heat losses are allowed। कैलोरीमेट्री का मतलब ये होता है कि अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी को बिना हीट लॉस के कांटेक्ट में लाया जाता है, जिससे कि फिर रिजल्टेंट टेम्परेचर हम लोग गेस करते हैं। थर्मल हीट कैपेसिटी, heat capacity of a body is the amount of heat required to raise its temperature by 1 degree centigrade। चेंज इन टेम्परेचर चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो और चाहे 1 केल्विन हो, एक ही बात है। चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है दोनों स्केल्स में। क्यों? क्योंकि दोनों स्केल्स एक कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ 273 मेंटेन करते हैं। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेल्टा टी अगर x डिग्री सेंटीग्रेड है तो डेल्टा टी केल्विन में कैपिटल कर देते हैं, x केल्विन ही होगा। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि y डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू y केल्विन, ये नहीं कह रहा हूं। तब तो दोनों स्केल में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, है ना। याद रखिएगा दोनों स्केल कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ 273 मेंटेन करते हैं, इसलिए अगर चेंज इन टेम्परेचर इस स्केल में 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो दूसरे स्केल में भी 5 केल्विन ही होगा, उसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज ओनली ट्रू फॉर डेल्टा, चेंज इन टेम्परेचर के लिए ही ये ट्रू है। अच्छा, अब अपनी डेफिनेशन में वापस आते हैं। तो देखिए, अगर कोई हम लोगों ने बॉडी ली और उसमें हम लोग आग लगा रहे हैं, हीट सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें बढ़ाना है तो हम लोग उसमें जितनी हीट सप्लाई करेंगे वही उसकी हीट कैपेसिटी होगी। इसको आप ऐसे समझिए, अगर कोई पर्सन है उसकी ड्रिंकिंग वाटर कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब कि उसका अगर पेट फुलाने के लिए जितना पानी वो पिएगा वही उसकी हीट कैपेसिटी होगी। तो वही उसी टाइप का काम यहां पे कर रहे हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि हीट सप्लाइड किस में मेजर की जाती है? जूल में। डेल्टा टी किस में मेजर किया जाता है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसलिए अगर हमें सी डैश की यूनिट बतानी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप इस सी और इस सी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपकी बुक सी डैश लिखती है ना। तो ये सी जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड वाला है और ये सी डैश जो है वो हीट कैपेसिटी वाला है। बढ़िया से नोट कर लीजिए।
और इसी तरह जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड मैंने लिखी है, आप जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं। अब जैसे जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग ने लिख लिया, उस तरह से तमाम सारी यूनिट आप लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। हम लोग ने क्या किया, डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन को रिप्लेस कर दिया, फिर हमने क्या किया, जूल में कैलोरी को रिप्लेस कर दिया, फिर जूल में किलो कैलोरी को रिप्लेस कर दिया, फिर जूल में किलो जूल को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारी यूनिट आप क्रिएट कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनमें से एसआई यूनिट कौन सी है, बताइए भार्गवी, विच वन ऑफ दीज इज द एसआई यूनिट? जूल पर केल्विन। वेरी गुड, यानी दूसरी वाली जूल पर केल्विन कैसी है, एसआई यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने उसको भी यूनिट बता दिया है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपके एसआई यूनिट ही पूछी जाती है ज्यादातर। पढ़ेंगे कैसे, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर केल्विन, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर केल्विन, किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, किलो कैलोरी पर केल्विन, किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, किलो जूल पर केल्विन। अब यहां पे आपने ये देखा होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में मैं गोला बना रहा हूं, लेकिन केल्विन में गोला नहीं बना रहा हूं, तो कोई गलती नहीं हो रही, केल्विन में गोला नहीं बनाना, ये भी आपको याद रखना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बनाएंगे गोला, लेकिन केल्विन में कभी नहीं बनाएंगे। तो अगर हम लोग कोई भी मेटल लें, कोई भी बर्तन लें, तो उसका हीट कैपेसिटी जो है इस हिसाब से कैसे होगा, ये लिया हम लोगों ने, इसको गर्म करने की कोशिश की और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना हीट सप्लाई किया हमने नाप लिया। अब एक दूसरा आदमी आया, वो दूसरा वेसल ले आया, वो बड़ा कटोरा टाइप का कुछ ले आया, बोला इसका हीट कैपेसिटी बताओ। ये जो है ये भी स्टील का बना हुआ है और ये भी स्टील का बना हुआ है, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि इसकी हीट कैपेसिटी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा आएगी, तो ये बड़ा है, और बड़ा बर्तन ले आओगे उसकी हीट कैपेसिटी और ज्यादा आएगी, जबकि ये भी उस दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तब भी हीट कैपेसिटी जो है वो अलग अलग आ रही। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल सेम रखते हैं और हीट कैपेसिटी नहीं नापते हैं, हम लोग नापते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम इसीलिए लाते हैं ताकि मास को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करें अपनी कंसिडरेशन में, बड़े छोटे बर्तन का जो फर्क है वो भी हम लोग शामिल करें, इसलिए हम लोग ने यहां पे मास लगा दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है छोटा सी, इसका सिंबल होता है बड़ा सी डैश, जैसा आपकी बुक बता रही है सेलिना, ठीक है, क्योंकि छोटा सी बड़ा सी में फर्क पता ही नहीं चलता कौन क्या बना रहा है, इसलिए उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए डैश भी लगा दिया गया है, ठीक है। तो छोटा सी यहां पे लगा दिया हम लोगों ने, ज्यादा ही छोटा हो गया था। अब सी डैश की जगह हम आप लिख सकते हैं Q बाई डेल्टा टी, तो Q बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई M कर दिया। अब एक बार और इसको थोड़ा सा, Q बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई 1, ऐसा है ना ये, तो ये पलट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो पलट जाएगा ये यहाँ पे, तो M आ जाएगा साथ में इसके। देखिए कुछ लोग कर नहीं पाते ये चीज, इसलिए मैंने ज्यादा स्ट्रेस दे के बताया। अब ये क्या हो गया, M, इसको इधर ले आओ, MC डेल्टा टी, तो तभी फॉर्मूला बन जाता है हीट सप्लाइड का MC डेल्टा टी, ठीक है। M हो गया मास, C हो गया क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी हो गया क्या, चेंज इन टेम्परेचर। अब कोई पूछ सकता है कि भाई इस फॉर्मूले को आप देखिए और इस फॉर्मूले से हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, या डेफिनेशन नहीं बल्कि यूनिट कैलकुलेट करके बताइए। तो यूनिट कैसे आएगी, देखिए ऊपर Q है, Q यानी कि जूल, ठीक है, नीचे मास है kg,
और डेल्टा टी है, डेल्टा टी यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड। तो बस इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कुछ लोग, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मैं ये भी बता दूं कि ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे जूल है, ये केजी है, और ओ एसआई यूनिट नहीं है ये। हमने क्या सीखा था, चेंज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एज चेंज ऑफ 1 केल्विन। तो इसीलिए और ऐसे एक स्टेप लिखेंगे, जूल पर केजी पर केल्विन। अभी गड़बड़ हो जाता। सो दिस इज द एसआई यूनिट, ये वाला एसआई यूनिट ऑफ छोटा सी है। तो इससे लाल बक्सा हटा देते हैं, इसको सम्मान नहीं देंगे, इसको इज्जत देंगे हम लोग, हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, सिंबल्स में ये फॉर्मूला। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ चुके हैं, हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे मास का फैक्टर आता है और यहाँ पे मास का फैक्टर नहीं आता है। अब आप दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, इस बक्से को और इस बक्से को। तो बड़ा सी डैश डिवाइडेड बाय छोटा सी, बड़ा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बड़ा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी कट गया, एम क्यू क्यू कट गया। अब ये एम उलट के ऊपर आ जाएगा कि नहीं, है ना? तो सी डैश इज इक्वल टू एम सी, एम सी, दोनों छोटे। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हो गया जो आपकी बुक में भी लिखा है, इसे कॉपी कर लीजिए। और इधर से एक बहुत बढ़िया रिजल्ट और आता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन के लिए लिख लीजिए, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये बहुत यूज होगा, आप मतलब इस चैप्टर में जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले के बिना शायद कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और इतना आप अच्छे से लिख लीजिए। तो अब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस भी समझ लेते हैं। देखिए, हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, जैसे अगर ये लैपटॉप ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, इसके पूरे का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री इंक्रीज करना है पूरी बॉडी का, तो वो हीट कैपेसिटी होगी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया जाए, ठीक है, और वो पार्ट 1 kg का होना चाहिए या 1 ग्राम का होना चाहिए, डिपेंडिंग ये कौन सी यूनिट है। उस पार्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग मेजर करते हैं। तो ये पर यूनिट मास होती है, ये एंटायर बॉडी होती है। तो यानी कि अगर एक आयरन रॉड है इतनी बड़ी और एक आयरन रॉड है इतनी बड़ी, तो उन दोनों आयरन रॉड्स की हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी, लेकिन उन दोनों आयरन रॉड्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी, क्योंकि ये निकालते समय इसका भी यूनिट मास ले लेंगे और इस बड़ी वाली का भी यूनिटी मास ले लेंगे, तो वो दोनों सेम आ जाएगा। तो सेम मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होती है, लेकिन दो बॉडी अगर सेम मटेरियल की बनी है, उनका मास अलग अलग है, तो उनकी हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। ये बात हमें समझ में आई। अब मास यानी कि ये मास पे डिपेंड करता है और ये मास पे नहीं डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। बहुत बार आपसे बोला जाएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेंसिटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। अब इसका फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूले यहां से चुरा लिए हैं, इसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के वहां रख दिया, इसकी यूनिट लिख ली, इसकी यूनिट लिख ली। कभी भी आपको ये एसआई यूनिट है, पर डिग्री सेंटीग्रेड भी आप लिख सकते हैं आराम से, लेकिन जब भी आपको डिफरेंशिएट करने को आया जाए तो आप एसआई यूनिट ही लिखकर आए, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसके में जो सॉल्यूशंस होंगे उनमें एसआई यूनिट ही लिखा होगा।
तो उसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अगर आपने सेम चीज़ लिखी है तो, और मार्क्स नहीं कटेंगे। दूसरी बात, कभी भी आपको 3 डिफरेंसेस लिखने को आए तो 2 स्टेटमेंट वाले लिखिए, 1 यूनिट वाला लिख लीजिए, या 2 स्टेटमेंट वाले लिखिए, 1 फॉर्मूले वाला लिख दीजिए। ऐसा मत करिए कि 2 डिफरेंस पूछे गए हैं तो बस ये दोनों लिखा है ठीक है ना, तो उसमें तो आपने कुछ मेहनत ही नहीं की ना। कंडक्टर्स 2 तरीके के होते हैं, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं अगर उन्हें हीट सप्लाई दिया जाए। अच्छी बात यह होती है कंडक्टर्स में कि आप उसको अगर किसी एक एंड से भी गर्म करेंगे तो पूरा गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए गुड कंडक्टर्स की पूरी बॉडी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना काफी आसान होता है। तो गुड कंडक्टर्स की बात आ गई। कूल और हीट अप रैपिडली, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, उसी तरह बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से भी बोलते हैं कि इनकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, यानी कि ये हीट को होल्ड नहीं कर पाते हैं, हीट कैपेसिटी इनकी कम हो गई। अरे यार, कोई चीज बहुत जल्दी ठंडी हो गई तो उसकी हीट कैपेसिटी कहां हुई, है ना। आपकी ड्रिंकिंग वाटर कैपेसिटी ज्यादा कब होगी, जब आप पानी पी के होल्ड कर लें, या आपकी जो लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी ज्यादा कब होगी, जब आप बहुत ज्यादा लंबी सांस बहुत देर तक रोक पाए। होल्डिंग कैपेसिटी ही तो कैपेसिटी है। और बैड कंडक्टर बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कूल एंड हीट अप वेरी स्लोली। सी ब्रीजेस और लैंड ब्रीजेस का यही कारण है कि जो हमारा ओशंस एंड सीज हैं वहां पर वाटर भरा होता है, और वाटर कैसा होता है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। आपकी बुक में जितने भी मटेरियल दिए हुए हैं सेलिना में, वहां पे सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं लिख देता हूं, ये छोटा सी ऑफ H2O है और इसकी वैल्यू कितनी है, 4180 क्या जूल पर केजी पर केल्विन। यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना हो अगर 1 केजी वाटर का, तो हमें 4180 जूल हीट सप्लाई करनी होगी। अब यहां पे 3 चीजें हैं, 2 सवाल तो मैंने आंसर दे दिए हैं। अगर दो ब्लॉक्स लिए जाएं, 2 ब्लॉक जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के, बिल्कुल अलग अलग मटेरियल है, एक आयरन है और मान लीजिए कि एक रबर है, अलग ही चीज है। तो अगर उनके इक्वल मास लिए जाएं तो उनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग अलग होंगी और हीट कैपेसिटी भी अलग अलग होंगी। कैसे, यहां देखते हैं। यार, जब मटेरियल पे ये भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे ये भी डिपेंड करता है, तो अलग अलग मटेरियल अगर आ गए तो सब कुछ अलग अलग होगा, दोनों चीजें अलग अलग होंगी। अब इक्वल मासेस ऑफ सेम मटेरियल, यार मास भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, शेप से कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों ही चीजें सेम है, तो इसका मतलब ये भी दोनों चीजें सेम होंगी। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक आयरन रॉड है और दूसरी मान लीजिए आयरन बॉल है, दोनों 1 केजी की हैं या दोनों 5 केजी की हैं मान लो, तो दोनों का इक्वल मास हो गया, सेम मटेरियल हो गया, तो सी तो सेम होगा ही क्योंकि सेम मटेरियल है, और सी डैश भी सेम होगा क्योंकि मासेस सेम है ना। अच्छा, अब ये सवाल मैंने बच्चों से पूछा था और बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अनइक्वल मासेस ऑफ सेम मटेरियल विल हैव डिफरेंट सी डैश बट सेम सी। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, सारी चीजें आपने लिखी ली हैं। कैलोरीमीटर, देखिए ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसको कैलोरीमीटर कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे बाहर एक वुडन जैकेट होती है और सबसे बाहर वुडन लिड भी होती है, ढक्कन भी लकड़ी का होता है, ठीक है। और उसके अंदर एक लेयर होती है, ढक्कन में कई लेयर नहीं होती, मोटी लकड़ी का होता है, लेकिन अंदर एक लेयर होती है वुल की, वुल यानी ऊन की। वुल की जगह हम लोग कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो। और उस
के अंदर एक तीसरी लेयर होती है कॉपर वेसल की, ठीक है। अब इन सब पे सवाल बनते हैं कि कॉपर ही क्यों यूज करते हैं, वुल क्यों यूज करते हैं, वुडन जैकेट क्यों यूज करते हैं, वो सब हम लोग उधर करेंगे। तो ये 3 लेयर्ड आइटम होता है, इसके अंदर हम लोग भर देते हैं वो 2 चीजें जिनका हमें हीट एक्सचेंज करवाना है। जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म चीज ले ली हम लोगों ने, ज्यादातर 2 में से एक चीज जो होती है वो लिक्विड होती है, कोई गर्म चीज ले ली और कोई ठंडी चीज ले ली, लेकिन मैं दोनों को ब्लॉक की तरह बना रहा हूँ, ब्लॉक एंड बॉल की तरह बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। जो गर्म वाली है वो रेड है, वो हॉट है, और जो ठंडी वाली है वो कोल्ड है, वो ब्लू है, ठीक है। दोनों को मिक्स करते हैं और ज्यादातर होता यह है कि आइस और वाटर लेते हैं, ज्यादातर यही होता है। तो जितनी हीट लूज करेगा वाटर उतनी हीट गेन करेगा आइस, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। और कई चीजें ले सकते हैं, कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन 2 में से एक चीज लिक्विड होगी तभी सरफेस कांटेक्ट ज्यादा अच्छा होगा। अगर दोनों सॉलिड होंगे तो बस एक ही पॉइंट पे टच करेंगे ना, तो फिर दिक्कत होगी, फिर हीट एक्सचेंज सही से हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, अब इसमें सवाल आता है कि थिन कॉपर वेसल क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई कॉपर वेसल की स्पेसिफिक हीट कैसी होती है, हाई होती है कि लो होती है? बच्चों, कॉपर कंडक्टर है, जो कंडक्टर होता है उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। कंडक्टर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की चीज बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो कॉपर वेसल बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट लेता है कंटेंट से, और जो भी कंटेंट्स वही वाटर और आइस, उनका हीट खुद नहीं लेता है। नहीं तो क्या होगा कि भाई अगर हमें हीट एक्सचेंज 2 ही आइटम में देखना है कि कोल्ड और हॉट चीज जो है हमने जो मिक्स किया है उनके बीच में हीट एक्सचेंज देखना है। अब एक तीसरी चीज आ गई कि कॉपर भी उसमें पार्टिसिपेशन करने लगा, तो फिर तो हमारी इक्वेशन बिगड़ जाएगी। हमें सिर्फ 2 ही आइटम का हीट एक्सचेंज देखना है, ऐसा ना हो कि कॉपर एक थर्ड आइटम वहां पे बन जाए। इसलिए हम लोग बहुत पतली लेयर लेते हैं कॉपर वेसल की, ठीक है। और कॉपर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि उसकी लो स्पेसिफिक हीट है, ताकि वो हीट को बर्बाद ना करे, खुद ही ना हीट अपनी तरफ रख ले। फिर उसके बाद वुल या कॉटन क्यों रखते हैं, वुडन जैकेट क्यों रखते हैं? इट इज टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय कंडक्शन है। कंडक्शन कैसे होता है? कंडक्शन इज बाय ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल एक दूसरे को हीट ट्रांसफर स्टेप बाय स्टेप दे देते हैं और खुद नहीं चलते। तो अगर यहाँ पे अपने कंटेंट्स इस वेसल के अंदर है, थर्मामीटर और ये स्टरर, तो अपना मतलब काम वही है, स्टरर मिक्सिंग बढ़िया से हो, और थर्मामीटर इसलिए ताकि टेम्परेचर मेजर कर लें, वो हम लोग लिख भी लेंगे। तो 2 ही आइटम इसके अंदर रखे हुए हैं, और कोई भी हीट होगी तो पहले इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी। तो ये 3 लेयर होने की वजह से कंडक्शन से बाहर नहीं जा पाती। कॉपर वेसल बिल्कुल कंडक्शन नहीं बचा पाएगा, वो तो खुद ही कंडक्टर है। वो इसलिए लगाया जाता है कि सब जगह एक ही जैसा एनवायरनमेंट हो, इक्वल हीट हर जगह हो जाए, है ना, इसलिए। और खुद भी वो बहुत ज्यादा हीट बर्बाद ना करे, इसलिए अंदर तो कॉपर लगाते हैं, लेकिन वुल भी कंडक्शन में रोकेगा और वुडन जैकेट भी कंडक्शन में रोकेगा। वुल की जगह कॉटन अगर ले लिया तो वो भी कंडक्शन में प्रिवेंशन करेगा। फिर अब ऊपर वुडन लिड क्यों लगा दी जाती है? ताकि भाई ऊपर एयर है, तो एयर अगर इससे कांटेक्ट में आएगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं या आइस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर नीचे जाकर एयर से टच ना करना है। तो ये वाला जो मोशन है इसको बोलते हैं कंडक्शन। तो वो एयर से वुडन लिड एक सेपरेशन बना देता है, जिसकी वजह से हमें कंडक्शन वाला कन्वेक्शन वाला हीट लॉस नहीं होता। समझ गए? वुडन लिड कन्वेक्शन से रोकता है और वुडन जैकेट कंडक्शन से रोकता है। वुल कॉटन कंडक्शन से रोकता है, ठीक है। कन्वेक्शन कंडक्शन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, हर जगह अंदर अंदर पॉलिश्ड सरफेस होती है, बाहर बाहर भी पॉलिश्ड सरफेस होती है। इनर एंड आउटर सरफेसेस आर पॉलिश्ड। व्हाई? टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, ठीक है।
तो ये भी एक पॉइंट है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों हम लोगों ने अलग अलग आइटम लगा के रोक लिए। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है स्टरर किस लिए होता है, मिक्सिंग द कंटेंट्स। बहुत आसान है ये चीज। और ये तो और भी आसान है कि थर्मोमीटर किस लिए होता है, मिक्सिंग द कंटेंट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर जो है, जब एक स्टेडी टेम्परेचर आ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है या घटना बंद हो जाता है, तब हम लोग मान लेते हैं कि हाँ अब दोनों मिक्सचर सेम टेम्परेचर अटेन कर चुके हैं। तो तब तक थर्मामीटर का काम चलता रहता है। अच्छा, स्टरर भी बहुत पतले कॉपर वायर का बना होता है। ये चीज आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है। तो आपका इनर जो कॉपर वेसल है वो भी एक तरीके से कॉपर का बना हुआ है, और स्टरर भी बहुत पतले थिन कॉपर वायर से बना होता है। इसीलिए सेम कारण है कि वो भी मिनिमम हीट ले और खुद ही हीट एक्सचेंज में पार्टिसिपेट ना करे। और ये भी कॉपर वेसल भी क्या करता है, खुद कोई हीट ना ले या मिनिमम हीट ले, और जितनी हीट ले उसको एकदम से हर जगह हर पॉइंट पे बराबर इक्वलाइज कर दे और बराबर बांट दे, और बहुत ज्यादा हीट एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन ना दे। ठीक है, सब बढ़िया है, स्टरर का भी काम हो गया। अब थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट में आते हैं। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ये हो रही हॉट बॉडी, ये रही कोल्ड बॉडी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसका एक और फैंसी नाम है प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स। एग्जाम में वो लोग भाई यही लिख के देते हैं, बच्चे ये याद करके जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप दोनों याद करिए। अच्छा, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज सेम एज द हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, प्रोवाइडेड दैट देयर आर नो हीट लॉसेस इन द सराउंडिंग्स या टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये अपना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हो गया। बढ़िया से लिख लीजिए। QL इज इक्वल टू QG, कुछ नहीं है, हीट लॉस्ट हीट गेन्ड, MC डेल्टा T1 MC डेल्टा T2, M1C1 M2C2, ये सब क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। देखिए, अब अगर हॉट बॉडी है मान लीजिए, तो इनका क्या सारा चीज होगा, M1C1। अब डेल्टा T1 नहीं होगा, शुरू में जब हम इसको लेके आए होंगे तो हॉट बॉडी किसी टेम्परेचर T1 में रही होगी, है ना। और यहां पर जो कोल्ड बॉडी होगी उसका M2C2 और किसी टेम्परेचर T2 में रही होगी। मैं T2 को क्या करता हूं, थोड़ा नीचे पर्पसली बना रहा हूं। ठीक है, अभी कुछ करेंगे हम लोग। देखिए, M मास है, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और T1 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी है, T2 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी है। अब इन दोनों का मिलन करा दिया गया, इन दोनों की मिक्सिंग करा दी गई। भाई प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स है ना, तो मिक्सिंग करा दी गई तो एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा दोनों का, एक फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा जिसपे दोनों अग्री करेंगे। जो दोनों का टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम लोग मान लेते हैं T। अब वैल्यूज से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा 90 डिग्री पे ही होता है और ये हमेशा 10 डिग्री पे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो हो जाए 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अरे यार कोई 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकता था, कुछ भी बोल सकता था। लेकिन अगर मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 90 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड आया, तो यहां पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, डेल्टा T1 कितना हुआ, डेल्टा T1 हुआ 90 माइनस 60 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर नीचे उतर रहा है इसलिए मैंने ऐसे एरो बनाया, इसका टेम्परेचर ऊपर चढ़ रहा है इसलिए मैं ऐसे एरो बना रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा T2 इज इक्वल टू, बोलो भाई 60 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो यही चीज हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो यहां पे 90 माइनस 60 किया, यानी हॉट बॉडी में T1 माइनस T किया, तब 30 आया। तो इसीलिए हम लोग यहां पे करेंगे T1 माइनस
टी। बहुत लोग को ये चीज समझ में नहीं आती है कि क्या करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने 60 माइनस 10 किया तो 50 आया, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, t माइनस T2, है ना। T इज द फाइनल टेम्परेचर। तो बहुत लोग इसको याद करना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें यही T1 माइनस टी और T माइनस T2 क्या पहले रखना है क्या बाद में रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये है, आप डेल्टा T1 और डेल्टा T2 वाला फॉर्मूला याद करिए और ये याद रखिए कि ये केवल डिफरेंस होता है। लेकिन हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कमीने होते हैं, वो कहते हैं कि हमें फाइनल टेम्परेचर ही बताओ। तब क्या दिक्कत होगी, तब आपको ये ही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। तब आपको फाइनल, भाई क्योंकि जब आपको फाइनल टेम्परेचर पता ही नहीं है ठीक है, तो उस केस में आप डेल्टा T1 कैसे निकाल पाएंगे, वो टी के टर्म्स में आएगा, और डेल्टा T2 कैसे निकालेंगे, वो भी टी के टर्म्स में आएगा। तो आप चाहे ये लगाएं, करना आपको यही पड़ेगा। तो केवल वो वाले सवाल जहां पर आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना हो, उन सवालों में आप ये वाली इक्वेशन लगाइएगा। बाकी जहां पे फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, चिल मारिए, यहां से काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे किसी में मास पूछा जाए, किसी में स्पेसिफिक हीट पूछा जाए, तो ये चलेगा हमेशा। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना एंड रिलेशन विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो हर बार हम लोग एक रीजन देते रहेंगे, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहां पे हम लोग सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की बात करेंगे। यहां पर हम लोग समझेंगे कि समुद्र के किनारे कहीं पे भी हम चले जाएं तो मौसम सुहावना होता है ना। लोग सी फेसिंग घर खरीदने के लिए पता नहीं कितना रुपया खर्चा कर देते हैं। तो देखिए, डे टाइम में क्या होता है, पहली बात तो आप ये समझिए कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का मतलब ये है कि पानी बहुत देर में गर्म होता है, बहुत देर में ठंडा होता है। तो अब दिन की शुरुआत हुई, डे टाइम हुआ, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 10 बजे तक सूरज ठीक ठाक ऊपर चढ़ जाता है और हवा गर्म हो जाती है, माहौल गर्म हो जाता है, जमीन भी गर्म हो जाती होगी, सैंड गर्म हो जाती होगी, क्योंकि सैंड को गर्म होने में टाइम नहीं लगता है, पानी को गर्म होने में 5 गुना टाइम लगेगा, 5 गुना एनर्जी चाहिए होगी, है ना। तो इसलिए 10 बज गया सुबह का, और हमारी लैंड हो गई कैसी, हॉट। लैंड हो गई हॉट, पानी अभी भी कैसा है, कोल्ड है या कूल है। ठीक है, 10 बजे से लेके दिन में 10 बजे तुरंत गर्म हो गई। अब 10 बजे के बाद सैंड को और गर्म ही होना, ठंडा तो होना नहीं है। तो 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, जब तक सूरज दिखाई देता रहता है, तब तक सैंड अपनी या सीशोर जो है वो खूब गर्म रहता है। 10 to 5 PM, 10 AM to 5 PM खूब गर्म रहता है। पूरा डे टाइम, ऑफिस टाइम आ गया यहाँ पे, है ना। ये खूब गर्म रहता है, और ये मतलब गर्म होने में बहुत टाइम लगाता है, पानी गर्म होने में बहुत टाइम लगाएगा। तो क्या होगा, इसके ऊपर कोल्ड एयर होगी, ये कोल्ड एयर अब इस तरफ भागेगी, है ना। कोल्ड एयर जो है यहां पे देखिए डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाएगी हॉट के ऊपर, और यहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, तो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा अपनी चल देगी। तो हवा की डायरेक्शन जो होती इस तरफ होती है, इसीलिए झंडा अपना कैसा है, ऐसा है, ऐसा झंडा है। तो कोल्ड एयर ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, इसीलिए फ्रॉम सी, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, अब वापस आते हैं, रात को आते हैं। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 8 बजे तो अच्छी खासी रात हो जाती है, और इसे हॉट होने में कितना टाइम लगा, 2-3 घंटे में अपनी सैंड खूब गर्म हो गई। अब 8 बज गया रात को, 2-3 घंटे में ठंडी भी हो गई, खूब ठंडी हो जाती है अपनी सैंड। सैंड या सॉइल बोल दो, क्ले बोल दो, सीशोर बोल दो,
लैंड बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये अपनी कैसी हो गई, कोल्ड हो गई। कोल्ड हो गई तो इसको नीली कर देते हैं, ठीक है। टाइम कितना हो गया, 8 PM। ये तुरंत ठंडी हो जाती है ना। 8 PM से लेके सुबह 5 AM तक, 6 AM तक मान लो। रात में भी स्थिति कैसी है, अच्छी खासी ये कोल्ड है। और अब दिन भर यार, दिन भर इसमें हीट पड़ती गई पड़ती गई पड़ती गई, तो 5 बजे तक ये पानी ठीक ठाक गर्म हो जाता होगा। शाम 5 बजे के बाद ये पानी गर्म होना शुरू हो जाता होगा। तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हॉट हो जाता है, समझ गए। अब रिलेटिवली रात के टाइम पे, तो इसी कभी करके देखना आप, कहीं पे भी आप तालाब के किनारे भी अगर रहते हैं, आप नदी के किनारे भी अगर रहते हैं, तो आप देखेंगे कि रात के टाइम जो है, जब आप करीब इसके बिल्कुल बीच में जाइए, आप 11 बजे तालाब के किनारे जाइए भूतों के टाइम पे, और आप पानी को टच करेंगे तो पानी आपको जमीन से ज्यादा गर्म मिलेगा। और दिन के टाइम यानी कि 12 बजे दोपहर को आप टच करेंगे तो पानी आपको जमीन से ज्यादा ठंडा मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे भाई कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर के ऊपर डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा है, यानी कि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपनी एयर फ्लो करेगी, यानी कि इस बार झंडा हमारा ऐसा होगा, है ना। अगर एयर फ्लो आपको कंफ्यूज कर रहा है, मतलब ये झंडे से आपको नहीं मजा आ रहा है, तो आप एयर फ्लो की डायरेक्शन ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गई एयर की डायरेक्शन, ये हो गई एयर की डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा, नाइट टाइम कोल्ड एयर ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है। और ये हो गया अपना सी, ये हो गया ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। अरे यार गड़बड़ हो गया, ये है सी ब्रीज फ्रॉम सी, तो सी ब्रीज फ्रॉम लैंड तो लैंड ब्रीज, ठीक है। अब तो सही है, जो फ्रॉम होगा वही वाला लॉजिक लगता है यहाँ पे, बाकी सब ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब हमें अगर मान लीजिए हमें ज्यादा फिजिक्स में या ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां खड़े हो जाएंगे, समुद्र की तरफ देखेंगे, तो दिन के टाइम हमें ऐसे हवा लगेगी और रात के टाइम हमें ऐसे हवा लगेगी। तो हमें क्या है, हवा चल रही है, मौसम सुहावना है, हम खुश हैं। तो क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट, यानी कि समुद्र के किनारे, इनफैक्ट कोई भी वाटर बॉडी के किनारे, बहुत बड़ा लेक होगी, बहुत बड़ा तालाब होगा, बहुत चौड़ी नदी होगी, और समुद्र भी, हर बड़े वाटर बॉडी के पास आपको मौसम बढ़िया लगेगा, और यही लॉजिक वहां पे चलेगा। हॉट वाटर बॉटल्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेंटेशन। भाई फॉर्मेंटेशन का मतलब सिकाई होती है। आप लोग देखते होंगे, ये बूढ़े लोगों का दोस्त है, एक लाल रंग का या हरे रंग का या नीले रंग का रबर का बॉटल टाइप का होता है, उसमें पानी भर दिया जाता है, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता है, और बूढ़े लोग उसको लेके अपना सिकाई करते रहते हैं हर समय, है ना, क्योंकि उनकी हड्डियों में दर्द रहता है। और आजकल इसका एक अपडेटेड वर्जन आ गया है कि इसमें तो बार बार ढक्कन खोलो, हवा और गर्म पानी भरो, गर्म पानी निकालो, खाली करो, ये सब ड्रामा रहता है। इसमें क्या है कि पहले से ही उसमें भी पानी ही भरा रहता है, गर्म पानी भरा है, कोई विशेष लिक्विड नहीं भरा रहता है, लेकिन वो थोड़ा 3 लेयर्ड होता है, तो हीट जाने ही नहीं देता है, बहुत देर में ठंडा होता है वो। तो इसमें बिजली लगा देते हैं, और बिजली से हीटर लगा, अंदर फिलामेंट टाइप का लगा रहता है, उससे गर्म कर देता है पानी को। तो ये चीज बिजली से होती है, बिजली से पानी गर्म करते हैं। इसमें हम लोग कहीं से भी पानी अपना गर्म कर लिया, गैस में गर्म कर लिया, हीटर में गर्म कर लिया, फिर इसमें भर दिया, तो इसमें खोलने बंद करने का, पानी साफ करने का झंझट रहता है, इसमें कोई अपना नहीं, निकाला, लगाया, खत्म बात। इसमें पानी से जलने का डर रहता है। तो फोमेंटेशन कोई नई चीज नहीं है, ये सिकाई है। अच्छा, अब ये सब करते क्यों है, ये इसलिए करते हैं क्योंकि पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। भाई यहाँ पे टॉपिक ही का नाम है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
ऑफ वाटर, है ना। तो पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो एक बार इसको गर्म कर लिया, फिर आप सिकाई करते रहिए, 6-8 घंटे सिकाई करते रहिए, इसके बाद भी पानी आपको गर्म ही मिलता रहेगा। ये बहुत देर गर्म रहता है, मतलब 6 घंटे मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया 3-4 घंटे तो जरूर गर्म रहता है, और ये भी 2-3 घंटे के आसपास ठीक ठाक गर्म रहता है। तो ज्यादा बार बार हमें गर्म ना करना पड़े, बार बार हमें चार्जिंग ना करना पड़े, इसीलिए इसके अंदर हम लोग पानी भरते हैं। इसी को बोलते हैं सिकाई करने वाले को हॉट वाटर बॉटल। मशीन्स में हम लोग कूलेंट के रूप में ज्यादातर वाटर को यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन है, उसके अंदर हम लोग पानी का नेटवर्क बना देते हैं, और पानी का नेटवर्क क्या करता है कि मशीन की हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है, और खुद का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देता है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो वैसा कभी हो ही नहीं पाता है। मशीन ठंडी बनी रहती है और पानी गर्म नहीं हो पाता है बहुत ज्यादा, तो इससे बहुत फायदा रहता है। और पानी एक सस्ती चीज भी है, बहुत चीप चीज भी है, इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए मशीन्स में वाटर को हम लोग कूलेंट की तरह यूज करते हैं। तो दो कारण है, एक तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दूसरा कारण है वाटर इज वेरी चीप, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ कार और जनरेटर। ठीक है। जो ठंडे देश होते हैं वो लोग, वहां पे लोग दारू बहुत पीते हैं, तो पता ही होगा आपको। अब वो उसका एक अलग कारण है, लेकिन ठंडे देशों में वाटर को हीट रिजर्वायर की तरह यूज किया जाता है, ताकि वाइन या जूस वहां पर सही कंडीशन में रहे। कैसे सही कंडीशन में रहे? एक टब टाइप का बना लिया जाता, उसके में पानी भर दिया जाता, उसके ऊपर वाइन या फिर जूस के बॉटल रख दिए जाते हैं, पैक्ड कायदे में, नहीं तो पानी घुस जाएगा अंदर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि घर के अंदर कभी भी टेम्परेचर इतना नहीं हो जाता है कि पानी फ्रीज हो जाए, लेकिन इतना कम वहां पे हो जाता है टेम्परेचर कि जूस फ्रीज हो जाए या वाइन फ्रीज हो जाए। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि पानी अपनी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण फ्रीज नहीं होता है, और खुद फ्रीज नहीं होता है तो वाइन या जूस को भी फ्रीज नहीं होने देता है। Water doesn't freeze and prevents wine from freezing. सही है, ऐसे लिखेंगे। बिल्कुल सेम लॉजिक यहां पे भी लगता है कि भाई फार्मर्स कोल्ड कंट्रीज में क्रॉप्स को पानी से लबालब भर देते हैं, मतलब जहां क्रॉप्स लगी हो वहां जमीन के आसपास खूब ज्यादा पानी भर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है? पानी खुद फ्रीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और खुद नहीं फ्रीज होता तो क्रॉप्स को भी फ्रीज नहीं होता, नहीं होने देता, एंड दैट इज व्हाई इट प्रिवेंट्स क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। ठीक है। सारे प्लांट्स और ह्यूमंस और एनिमल्स सबके अंदर खूब ज्यादा ज्यादा पानी होता है ना। 70% पानी ह्यूमंस में होता है, 95% पानी वाटरमेलन में होता है। तो ऐसा इसलिए ताकि वो सेम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, मेंटेन नियरली सेम बॉडी टेम्परेचर। बताओ ह्यूमंस कितने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अपना? ह्यूमंस हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? कमेंट्स में बताइए। अदर एग्जांपल्स ऑफ हाई एंड लो हीट कैपेसिटी। अब देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C डैश इज इक्वल टू m टाइम्स C। C डैश क्या होता था? हीट कैपेसिटी, और छोटा c क्या होता था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। तो अब जब मास
बड़ा कर देंगे तो C से मल्टीप्लाई होकर, मतलब सेम मटेरियल है, हमारे पास क्या चॉइस है कि हमारा कुकिंग पैन जो है वो आयरन का है, तो हम चाहे पतला बना ले चाहे मोटा बना ले। मोटा बनाने में क्या होगा कि M बढ़ जाएगा, M बढ़ जाएगा, C उतना ही रहेगा। M बढ़ जाने से हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे वहां नेचुरल फिनोमिना में हम हर बार आंसर क्या दे देते थे, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, बट यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, हाई हीट कैपेसिटी। ये मत बोल दीजिएगा, यहां भी स्पेसिफिक मत बोल दीजिएगा, क्योंकि कुकिंग पैन मेटल के बनते हैं, उनकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, लेकिन मास बढ़ाकर हम हाई हीट कैपेसिटी कर ले रहे हैं। इसी तरह यहां पे भी मास बढ़ाकर हम लोग हाई हीट कैपेसिटी कर ले रहे हैं। अब कैलोरीमेट्री में हमें, कैलोरीमीटर के अंदर हमें जरूरत होती है कि भाई कॉपर जो है वो खुद हीट ना ले ले, हीट एक्सचेंज में वो पार्टिसिपेट करे ही ना। तो कॉपर टेक्स नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हीट टू अटेन इट्स टेम्परेचर। दो जो चीजें कैलोरीमीटर के अंदर मिल रही थी, सारा हीट एक्सचेंज उनके ही बीच में हो और कॉपर कुछ ना करे, हम ये चाहते हैं। तो इसलिए कॉपर की खुद की सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, और बहुत पतला कॉपर लिया तो मास भी हमने कम किया, एम भी कम किया, सी भी कम किया, तो सी डैश भी यहां पे कम हो गया। तो यहां पे हो जाएगी लो हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसको कैसे सेंटेंस में रखा जाएगा, कैलोरीमीटर हैज थिन लेयर ऑफ कॉपर सो दैट it can maintain low heat capacity such that copper takes negligible amount of heat to attain its temperature। बस इतना ही लिख दीजिए। ठीक है, this is done to the purpose that negligible amount of heat to attain its temperature हो जाए। ऐसा आप अपना, मतलब ये 3 पॉइंट्स देखिए, ये तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, है ना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, बीच में हमें ये लिखना है और आखिरी में हमें ये लिखना है। बस चलो एक बार करते हैं। Why the base of cooking pan is thick? The base of cooking pan is thick because it leads to high heat capacity of the cooking pan and thus it imparts heat at slow rate to the food. It leads to proper cooking also. This keeps the cooked food warm for a very long period। बात खत्म, निपट गया। ठीक है।